हाँ जी, नमस्ते। आज की हमारी वीडियो है उन बच्चों के लिए जिनका 12th का रिज़ल्ट या उनके बैचलर्स का रिज़ल्ट अभी अनाउंस हुआ है, जहाँ कुछ समय पहले जैसे 1-2 मंथ पहले अनाउंस हुआ है। तो अभी वो सोच रहे हैं कि हम कहाँ पर स्टडी करने के लिए जाएं। तो उनके लिए जो है ऑलमोस्ट सभी कंट्रीज़ क्लोज हो चुकी हैं। तो आज की जो मैं वीडियो लेकर आई हूँ ये बताने के लिए कि कौन कौन सी कंट्रीज़ अभी भी सितंबर इनटेक के लिए ओपन है। तो उनमें सबसे पहले जो कंट्री आती है वो है लातविया, और जो सेकंड कंट्री के मैं बारे में बताऊंगी वो है साउथ कोरिया। तो इन दोनों कंट्रीज़ के बारे में मैं आपको थोड़ा सा डीपली बताऊंगी कि कैसे हम इनमें अप्लाई कर सकते हैं, क्या क्या रिक्वायरमेंट होंगी आपको, ठीक है, और किस तरह आप इन कंट्रीज़ में एडमिशन लेके स्टडी वीज़ा पर जा सकते हैं। तो ये मेरी वीडियो है वो है रिगार्डिंग स्टडी वीज़ा ऑफ लातविया एंड स्टडी वीज़ा इन साउथ कोरिया। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी रिगार्डिंग लातविया स्टडी वीज़ा। तो लातविया में भी है कि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनमें हम एडमिशन ले सकते हैं, बट इस समय जबकि सितंबर हमारे बहुत नियर है, सितंबर इनटेक बहुत नियर आ चुका है, जैसे इसमें रह गए हैं सिर्फ जुलाई और अगस्त मंथ। तो कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो आपको इतनी कम समय में एडमिशन भी देंगी और आपको वीज़ा भी लेके जाना पड़ेगा। तो लातविया में ओनली सभी यूनिवर्सिटीज़ में अगर आप लेके चलेंगे तो हमने जो सर्च किया है, हमने जो मेल्स की हैं, जो उनकी वेबसाइट चेक की हैं, तो वहाँ से पता चलता है कि सिर्फ 3 यूनिवर्सिटीज़ ही हैं जो अभी ओपन हैं। तो वो यूनिवर्सिटीज़ हैं तुरीबा यूनिवर्सिटी, जिसका जो डेडलाइन है वो अगस्त 1 है। अगस्त 1 से लेके अगस्त से नेक्स्ट जो फरवरी इनटेक है वो भी स्टार्ट हो जाता है। तो उसकी एडमिशन जो स्टार्ट होंगी वो अगस्त 1 से, बट जो ये सितंबर इनटेक है उसकी एडमिशन्स 1 अगस्त तक वो लेते हैं। बट उसमें क्या होएगा कि जैसे अगर आप इस मंथ में अप्लाई कर देंगे या जुलाई मिड तक अप्लाई कर देंगे तभी तो आपका केस जो है सितंबर इनटेक के लिए आपको वीज़ा भी मिल जाएगा। बट अगर आप अप्लाई करेंगे लेट मीन्स मिड जुलाई के बाद, तो आपका जो है वो केस डेफर होगा। इन कंट्रीज़ में आपको एडमिशन तो यूनिवर्सिटी दे देगी बट एम्बेसी की अपॉइंटमेंट आपको नहीं मिलेगी। तो अभी आपके पास चांस है इनमें अप्लाई करने के लिए। तुरीबा यूनिवर्सिटी की जो रिक्वायरमेंट है उसमें आपको 60% चाहिए, बट कई बच्चों की क्या प्रॉब्लम होएगी कि उनके पास 60% नहीं होंगे, ठीक है, जिनकी स्कोर 50% से अबव है, ठीक है, बट 60 से लेस है, वो तुरीबा में तो अप्लाई नहीं कर सकते। तो कौन सी ऑप्शन बचेगी उनके पास? उसके बाद उनके पास बचेगी ऑप्शन इज़्मा और रिसेबा। तो इज़्मा यूनिवर्सिटी में जो स्कोर वो लेते हैं वो है 54%, एंड जो रिसेबा यूनिवर्सिटी में एक्सेप्टेंस परसेंटेज है वो है 51 से ऊपर। 51 से लेस वाले स्टूडेंट लातविया में अप्लाई नहीं कर सकते। और इनकी जो फीस स्ट्रक्चर है वो नियर अबाउट ये मान के चलिए कि इसमें जो फीस स्ट्रक्चर आता है वो है 3.5 से 5 लाख रुपए। तुरीबा यूनिवर्सिटी और इज़्मा यूनिवर्सिटी जो है वो 3.5 से 4 लाख में आपकी जो कवर हो जाएगी ट्यूशन फी। बट जो रिसेबा यूनिवर्सिटी है उसकी फ़ीस आपको 4.5 से 5 लाख तक आ सकती है। इज़्मा यूनिवर्सिटी में कोई भी सिक्योरिटी डिपॉजिट नहीं जाता जब आप ट्यूशन फ़ी पे करते हैं। बट जो रिसेबा यूनिवर्सिटी है और जो तुरीबा यूनिवर्सिटी है इसमें आपको ट्यूशन फ़ी के साथ साथ अपना 500 सिक्योरिटी डिपॉजिट भी पे करना पड़ता है, जो जब स्टूडेंट अपनी स्टडी कंप्लीट कर लेता है तो यूनिवर्सिटी उसको रिफंड कर देती है वो 500 यूरो। वो ऐसे एज अ सिक्योरिटी इसको मतलब अपने पास रखते हैं। अभी मैं आती हूँ रिक्वायरमेंट के पास। जैसे मैंने आपको परसेंटेज के बारे में तो बता ही दिया कि तुरीबा में तो 60% से अबव स्कोर चाहिए, बट रिसेबा और इज़्मा में आप कम में भी अप्लाई कर सकते हैं, बट वो 50 से अबव होना चाहिए, 51% से अबव होना चाहिए। उसके साथ साथ जो इंग्लिश प्रोफिशिएंसी रिक्वायरमेंट है, जैसे तुरीबा यूनिवर्सिटी में अगर आपके पास आइल्स में 5.5 है, इज़्मा में भी 5.5 है, जहाँ फिर आप रिसेबा भी की बात करेंगे उसमें भी 5.5 आपका स्कोर होना चाहिए। ये ऐसे लिखते हैं कि हमें B2 लेवल चाहिए आपकी इंग्लिश का, ठीक है। तो B2 लेवल का यही मतलब होता है कि आपका 5.5 स्कोर होना चाहिए, ठीक है। तो उसके बाद पीटी का भी ऐसे आप कंपेयर कर सकते हैं कि पीटी का स्कोर कितना एक्सेप्ट करते हैं, डोलिंगो भी एक्सेप्ट करते हैं। बट उसके साथ साथ अगर किसी बच्चे की पास ये इंग्लिश प्रोफिशिएंसी एग्ज़ाम नहीं है तो वो क्या करेंगे अभी?
तो उनके पास ये ऑप्शन है कि अगर आपकी लास्ट जो एजुकेशन है वो आपने इंग्लिश मीडियम में की है, जैसे कई बच्चे सीबीएसई बोर्ड से आते हैं, ठीक है, जहाँ उनकी बैचलर्स होती हैं वो इंग्लिश मीडियम में पढ़ी होती हैं, बीटेक की हुई है, बीएससी की हुई है, बीसीए की हुई है, ठीक है, तो वो बच्चे जो हैं वो लातविया में एक्सेप्टेबल हैं। वो एमओआई प्रोवाइड कर सकते हैं। एमओआई क्या होता है? मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन। मतलब जो उनकी लास्ट इंग्लिश जो इनकी स्टडी इंस्ट्रक्शंस रही हैं वो इंग्लिश मीडियम में है, उनकी लास्ट स्टडी जो है वो प्रॉपर फुली इंग्लिश में उन्होंने की हुई है, तो वो एमओआई जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। उसके साथ अगर किसी के पास एमओआई भी नहीं है, उसके पास इंग्लिश प्रोफिशिएंसी का कोई भी सर्टिफिकेट नहीं है, तो वो क्या करें? तो उसमें क्या ऑप्शन रहती है कि उसमें हम अप्लाई कर सकते हैं, जैसे इज़्मा में या रिसेबा में। तो उसकी जो ऑप्शन रहती है उसमें क्या होता है कि वो यूनिवर्सिटी कोई एक्स्ट्रा एग्ज़ाम जो है आपके लिए कंडक्ट करते हैं, जहाँ हम किसी ना किसी तरीके से उनका जो है वो सर्टिफिकेट अरेंज करवाते हैं, तो ऐसे आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आपका जो इंग्लिश स्किल ऐसे नहीं है कि आपका जैसे आपने सर्टिफिकेट दे दिया या एमओआई दे दिया या आपकी लास्ट एजुकेशन पंजाबी में है, ठीक है, ऐसे नहीं है आप उसमें अप्लाई कर देंगे। अगर आपका बोलने का जो इंग्लिश बोलने का कॉन्फिडेंस है आपके पास, अगर उसका स्किल है, तभी आप लातविया में अप्लाई कर पाएंगे। बट उसकी भी टेंशन लेने की बात नहीं है। अगर किसी बच्चे की थोड़ी सी इंग्लिश कम भी है तो उसको हम पूरा अच्छे तरीके से प्रिपेयर करवाते हैं, उनके क्वेश्चंस जो भी वो पूछेंगे। तो इसमें आपको मैं ये हिंट भी दूंगी, मतलब एक सुझाव भी देना चाहूँगी कि अगर आपने लातविया में अप्लाई करना तो इंग्लिश इतनी का आनी चाहिए कि आप कॉन्फिडेंटली एक जो इंटरव्यूअर हैं उनका क्वेश्चन अंडरस्टैंड कर सकें, उनका प्रॉपरली आंसर कर सकें, ठीक है। तो ये तो जो मेरी पूरी जो रिक्वायरमेंट है वो मैंने आपको बता दिया। इसमें एप्लीकेशन फ़ीस आएगी, किसी भी लातवियन यूनिवर्सिटी में आप अप्लाई करते हैं तो उसकी एप्लीकेशन फ़ीस आती है। वो एप्लीकेशन फ़ीस किसी यूनिवर्सिटी की तो 200 यूरो होती है, किसी की 150 यूरो और किसी की 300 यूरो। तो उसको आप प्रिपेयर लेके चलना कि जब भी आपने लातविया में अप्लाई करना है आपको सबसे पहले यूनिवर्सिटी की एप्लीकेशन फ़ी के पे करनी पड़ेगी। अभी तो यूरो का प्राइस भी नियर 100 है, तो आपको जैसे 300 यूरो आती है तो आप ये मान लीजिए कि 30,000 उसकी फ़ीस है, 200 यूरो आती है तो 20,000 है। तो ये सभी मैं इतना ज़्यादा मतलब खींचना नहीं चाहती वीडियो को। तो मेन तो मेरा पर्पज़ यही था कि अगर आपके पास इंग्लिश की अच्छा स्किल है बोलने का, ठीक है, आपकी परसेंटेज जो 50 से अबव है, तो अभी आपके पास ऑप्शन है फॉर लातविया, क्योंकि लातविया की ये यूनिवर्सिटीज़ अभी भी ओपन है, अभी भी आप अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि एम्बेसी ने अभी अपॉइंटमेंट ओपन नहीं की है, एम्बेसी की अपॉइंटमेंट ओपन होएंगी जुलाई में। तो आपके पास ऑप्शन है, तो नियर अबाउट आपका 1 और 1.5 मंथ में आपकी फ़ाइल जो है एम्बेसी में जा सकती है, पॉसिबिलिटी है। तो आप प्लीज़ लातविया के लिए अप्लाई कीजिए। अभी जो भी अभी पेंडिंग है स्टूडेंट, जो भी सोच रहे हैं कि हाँ मैंने अप्लाई करना है कहीं पे, तो नेक्स्ट जो मैं कंट्री पर आती हूँ जो बहुत बच्चों की ड्रीम कंट्री है, जैसे इस कंट्री में बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कि जिनका ऐसे रहता कि हमें किसी भी तरह भेज दो, बस हमने जाना है वहाँ पर, क्योंकि वहाँ का जो इनकम सोर्स है वो बहुत ज़्यादा है, बच्चे बहुत अच्छा कमा लेते हैं इस कंट्री में। तो उस कंट्री का नाम, जैसे मैंने आपको पहले भी वीडियो में बता चुकी हूँ, वो उस कंट्री का नाम है साउथ कोरिया। तो साउथ कोरिया में 2 वे हैं, 2 वेज़ हैं। आपको जिस वेज़ के आप स्टडी वीज़ा पे जा सकते हैं, हम बहुत सारी वीडियोस बनाते हैं जिनमें आपको पता भी चल गया होगा कि किन वीज़ाज़ पर हम जो है साउथ कोरिया में जा सकते हैं। वो है D2 वीज़ा और D4 वीज़ा। तो अभी ये क्या है? D2 वीज़ा में तो मैं आपको बताऊंगी कि अगर किसी बच्चे ने ग्रेजुएशन के लिए जाना है, जहाँ अंडर ग्रेजुएट के लिए जाना है, मतलब बैचलर्स और मास्टर्स के लिए, तो उनको अप्लाई करना पड़ेगा D2 वीज़ा, ठीक है। तो इसमें क्या मेन ऑप्शन रहती है? तो मेन रिक्वायरमेंट ये है कि अगर आपके पास आइल्स है, आपके पास टॉफल है, तो ही आप अप्लाई कर सकते हैं फॉर D2। अदरवाइज वहाँ पर कोई भी ऐसी अच्छी यूनिवर्सिटी नहीं है जो विदाउट आइल्स आपको ले लेंगे फॉर D2। तो ये एक मेजर रिक्वायरमेंट है, आप ये मान सकते कि ये कंपलसरी है अगर आपने D2 अप्लाई करना है। अगर आपको कोई भी ये कहता है कि मैं आपका विदाउट आइल्स D2 में अप्लाई करवा सकता हूँ, तो प्लीज़
आप इस चीज़ में मत फंसिए। तो ये एक जेन्युइन बात यही है कि आपको अगर बैचलर्स में या मास्टर्स में जाना है तो आपको सबसे पहले जो है वो अप्लाई करना पड़ेगा कि आपके पास आइल्स हो। पीटी इसमें एक्सेप्टेबल नहीं है। अगर किसी बच्चे की पीटी की हुई है तो प्लीज़ D2 के लिए अप्लाई मत कीजिए, आपको लैंग्वेज कोर्स के लिए जाना पड़ेगा। जो मेरी नेक्स्ट ऑप्शन है वो है D4 मीन्स कोरियन लैंग्वेज प्रोग्राम। कोरिया में बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो आपको कोरियन लैंग्वेज प्रोग्राम में एडमिशन देती हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि आपका जो प्रोग्राम होता है वो एटलीस्ट आपको 6 मंथ के लिए एडमिशन अप्लाई करनी पड़ती है, उसमें मोटिवेशनल लेटर जाता है, ठीक है। तो उसमें साथ में जो है फ़ीस वगैरह भी जाती है, जो इसकी कई यूनिवर्सिटीज़ एप्लीकेशन फ़ीस आती है, कईयों की वो बाद में ट्यूशन फ़ी में ऐड करके भेजती हैं, स्टार्टिंग में पे करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और D4 और D2 में आपको अपने डॉक्यूमेंट्स कुरियर करने पड़ते हैं। D4 में ऑनलाइन भी अप्लाई हो जाता है फॉर लैंग्वेज प्रोग्राम, बट फॉर D2 आपके लिए कंपलसरी है अपने डॉक्यूमेंट को कुरियर करना। यूनिवर्सिटी आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट चेक करती है। अभी यहाँ पर ये सवाल आएगा कि हम ओरिजिनल डॉक्यूमेंट कैसे कुरियर करें। बाई चांस हमारी एडमिशन नहीं आई तो उनकी वेबसाइट पर ये मेंशन होता है कि आपके डॉक्यूमेंट रिटर्न नहीं किए जाएंगे। तो वहाँ पर ऑप्शन यही है कि आपकी जो डॉक्यूमेंट्स की कलर्ड कॉपी है उसको अपोस्टल करवा के आप यूनिवर्सिटी डॉक्यूमेंट्स में भेज सकते हैं। तो मैं पूरा एक्सप्लेन तो आपको इस वीडियो में कर नहीं सकती, क्योंकि मेरा मेन जो पर्पस था वो आपको ये बताना था कि इस समय जो यूनिवर्सिटीज़, जो कंट्रीज़ ओपन हैं स्टडी वीज़ा के लिए, उसके बारे में ही ये वीडियो मैं बनाना चाहती थी। बहुत सारे बच्चों को ये पता नहीं होता कि लातविया भी एक कंट्री है, जहाँ साउथ कोरिया भी एक कंट्री है। बहुत सारे बच्चों को ये चीज़ नहीं पता, तो मैं आपको यहीं पर ये भी क्लियर करना चाहती हूँ कि लातविया एक शेनिगन कंट्री है, ठीक है। ये छोटी कंट्री जरूर है, बट ये एक वे है टू एंटर शेनिगन जोन। अगर आप शेनिगन कंट्री में जाना चाहते हैं तो लातविया एक बहुत ही ईजी वे है। सिर्फ आपकी इंग्लिश होनी चाहिए अच्छी, आप में कॉन्फिडेंस होना चाहिए, ताकि जो आपकी एम्बेसी इंटरव्यू होएगी, ताकि आपकी जो यूनिवर्सिटी इंटरव्यू होएगी आप उसको क्लियर कर सकें। और साउथ कोरिया में तो कहीं भी मूव होने की ज़रूरत नहीं है। ये एक इंडिपेंडेंट कंट्री है जहाँ पर इनकम बहुत ज़्यादा अच्छी है, तो आपको कहीं पर मूव होने की ज़रूरत नहीं है। बट ये भी एक वे है कि अगर आप कोरियन यूनिवर्सिटीज़ में स्टडी कर लेते हैं तो आप USA, जापान, ठीक है, या फिर किसी भी शेनिगन कंट्रीज़ में, अच्छी शेनिगन कंट्री में जा सकते हैं। क्योंकि मेनली क्या होता है कि जो यूरोपियन शेनिगन कंट्रीज़ हैं, जहाँ साउथ कोरिया की कई यूनिवर्सिटीज़ हैं, तो उनका अपना एक आप ये मान लीजिए कि एक प्रोग्राम बनाया होता है, एक डिग्री बनाई होती है जिसको ड्यूल डिग्री प्रोग्राम कहते हैं। तो एक ऐसे होता है कि अगर आप साउथ कोरिया में यूनिवर्सिटी में पढ़ने जाते हैं तो 2 साल आपको साउथ कोरिया में लगाने पड़ेंगे, और बाकी के जो बचे हुए ईयर्स हैं वो आप यूरोप शेनिगन में भी जा सकते हैं। तो अभी मैं ये वीडियो ख़त्म करना चाहूँगी। होप आपको वीडियो पसंद आई होएगी, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू सो मच।